अरे मतलब ये सोचना ही अपने आप में कितना अजीब लगता है ना कि कोई 74 साल का दिग्गज राजनेता, जिसका दशकों से अपने इलाके पर एक छत्र राज हो। बिल्कुल, और वो अपने ही सबसे मजबूत गढ़ में किसी 35 साल के युवा से, जो कि एक पूर्व रैपर है, उससे सीधे 50,000 वोटों से हार जाए। ये सच में किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी अकल्पनीय घटना से होने वाली है। आज 9 मार्च 2026 है और हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें द हिंदू, दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव हिंदुस्तान के कुछ बेहद अहम संपादकीय शामिल हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद आज यही है कि रोजमर्रा की तेज भागती खबरों के शोर में जो अहम जानकारियां छिप जाती हैं, उन्हें एक जगह लाया जाए। बिना सूचनाओं के बोझ तले दबे हम गहराई से इन मुद्दों को समझेंगे। क्योंकि आज के समय में सिर्फ खबरें जानना काफी नहीं है, उनके पीछे की वजह समझना ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ। आज के हमारे श्रोतों में कुछ बहुत ही संवेदनशील राजनैतिक विषय आए हैं, खासकर भारतीय राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे। हाँ, और इनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के विचार शामिल हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, पक्ष या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम केवल स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों और विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना हमारा काम नहीं है। तो आज हम 3 मुख्य विषयों पर गहराई से बात करेंगे। पहला, नेपाल में युवाओं द्वारा लाया गया ये राजनीतिक भूकंप। दूसरा, भारतीय शहरों के टूटते बुनियादी ढांचे की जो चेतावनी दी गई है। और तीसरा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हुआ हालिया राजनीतिक विवाद। तो चलिए सबसे पहले नेपाल का रुख करते हैं। नेपाल के 5 मार्च 2026 के चुनाव नतीजे। हाँ, मतलब ये नतीजे सिर्फ एक खबर नहीं है, ये तो एक पूरी केस स्टडी बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी, जिसे बने हुए मुश्किल से 4 साल ही हुए हैं, और उसने 165 सीधे निर्वाचित सीटों में भारी बहुमत हासिल कर लिया है। और आनुपातिक वोटों का भी लगभग 50% हिस्सा उनके पास गया है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो बालेन शाह का उभार है। एक इंजीनियर, फिर हिप हॉप आर्टिस्ट और 2022 में काठमांडू के मेयर। और अब उन्होंने नेपाल की राजनीति के दिग्गज केपी शर्मा ओली को उन्हीं के गढ़ झापा में हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। काठमांडू घाटी की सभी 15 सीटों पर आरएसपी ने क्लीन स्वीप किया है। मतलब ये सब अचानक से कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम पिछले 18 सालों का इतिहास देखें तो नेपाल लगातार एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहाँ दर्जनों बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। एक तरह से सत्ता म्यूजिकल चेयर बन गई थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एक ही चेहरे बार बार अलग अलग गठबंधनों के साथ सत्ता में आ रहे थे। इस पूरी स्थिति को विश्लेषकों ने यथास्थितिवादियों का खेल कहा है। लेकिन किसी सिस्टम से नाराजगी एक बात है और एक 35 साल के युवा को सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठा देना दूसरी बात। असल में इसकी नींव पिछले साल ही रखी जा चुकी थी। सितंबर 2025 को याद कीजिए, जब युवाओं, खासकर जेन जेड का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, जो भ्रष्टाचार और रुकी हुई अर्थव्यवस्था से तंग आ चुके थे। हाँ, क्योंकि नेपाल का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग रोजगार के लिए खाड़ी देशों या ऑस्ट्रेलिया जाने को मजबूर है। इसी भारी विरोध के चलते ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद ही सुशीला कार्की के नेतृत्व में वो कार्यवाहक सरकार बनी थी। बिल्कुल, ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो सकें। और बालेन शाह इसी युवा आक्रोश के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। उन्होंने अपने रैप संगीत और सोशल मीडिया से युवाओं की हताशा को आवाज दी थी। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गंभीर आलोचना भी दी गई है बालेन शाह के बारे में, उनके मेयर के कार्यकाल को लेकर। हाँ, उन पर गरीब विरोधी या एंटी पुअर नीतियां अपनाने के आरोप लगे हैं। अगर वो युवाओं के इतने चहेते हैं तो फिर ये आरोप क्यों? एक इंजीनियर होने के नाते उनका अप्रोच तो तार्किक होना चाहिए था। यहीं पर पेच है। तार्किक होना और जमीनी हकीकत को समझना दोनों में फर्क होता है। लोकप्रिय होना एक अलग बात है और सरकार चलाना बिल्कुल अलग बात। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो तकनीकी रूप से सही थे पर मानवीय नहीं। बिल्कुल। मेयर के रूप में बालन पर आरोप लगे कि उन्होंने शहर को एक मशीन की तरह देखा। फुटपाथ से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने जैसे कड़े नियम लागू किए गए। तकनीकी रूप से ये अतिक्रमण हटाना था, लेकिन बिना किसी पुनर्वास के।
तो ये सीधे तौर पर गरीब तबके की आजीविका पर हमला माना गया। एकदम सही। इसीलिए उनके शहरी प्रशासन के मॉडल को गरीब विरोधी कहा गया। अब नेपाल एक नाजुक दौर में है। अगले 100 दिन तय करेंगे कि ये नई सरकार सिर्फ वादे करती है या सच में कोई समावेशी नीतियां भी बना पाती है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और वैसे जब हम शहरी शासन और एक शहर को सिर्फ तकनीकी नजरिए से चलाने की बात कर ही रहे हैं, तो ये सीधा हमारे अगले विषय से जुड़ जाता है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। राजनीतिक बदलाव से हटकर अब हम नागरिक जीवन और हमारे शहरों की ओर रुख करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में सुनीता नारायण के एक लेख का जिक्र है जो हमारी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने दिल्ली की स्थिति का जो कड़वा चित्र खींचा है वो डरावना है। हर तरफ कूड़े के पहाड़, बारिश में डूबते अंडरपास, गड्ढे, भीषण ट्रैफिक जैम, पीने के पानी की किल्लत और प्रदूषित यमुना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक शहर की शिकायत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरे भारत के तेजी से बढ़ते मध्यम आकार के शहरों के लिए एक सीधी चेतावनी है। क्या है? समस्या की जड़ हमारी नगर नियोजन प्रणाली यानी अर्बन प्लानिंग में है। आप हैरान होंगी ये जानकर कि हमारे शहरों का जो भी नियोजन हो रहा है वो आज भी 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर चल रहा है। 2011 मतलब 15 साल पुराने आंकड़े। हाँ, अब बिना सही डेटा के ये कैसे तय होगा कि शहर में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पानी की पाइपलाइन चाहिए या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता कितनी होनी चाहिए। ये तो बिना नींव के इमारत खड़ी करने जैसा है। स्रोत में 1990 के दशक के गुरुग्राम का भी उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, जैसे गुरुग्राम बिना किसी स्पष्ट केंद्रीय योजना के बस रियल एस्टेट के बूम पर बाहर की ओर फैलता चला गया। आज वही कहानी देश के छोटे कस्बों के साथ दोहराई जा रही है। बिना किसी बुनियादी ढांचे के वे बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं। इस पूरे संकट में एक और बहुत ही अहम मुद्दा उठाया गया है, मोबिलिटी का, यानी आवागमन का मुद्दा। हाँ, शहरों को सिर्फ कारों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, इंसानों के लिए नहीं। यह आधुनिक शहरी नियोजन की सबसे बड़ी विफलता है। एक अच्छा शहर वो नहीं है जहां चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर हों, बल्कि वो है जहां सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो। शहरों को पैदल चलने, साइकिल चलाने और बस या मेट्रो के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। लेकिन जब शहर कारों के लिए फैलते हैं तो इसका सीधा असर गरीब तबके पर पड़ता है। सही कहा। सस्ते आवास और आजीविका के बीच संपर्क टूट जाता है। जो लोग शहर को असल में चलाते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी या कारखानों के मजदूर, वो शहर के बीच में घर नहीं खरीद सकते, तो उन्हें शहर के बाहरी किनारों पर जाना पड़ता है। और जब रोज का लंबा सफर महंगा और मुश्किल हो जाता है, तब गरीब लोग अक्सर खाली जमीनों या महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों पर अवैध कॉलोनियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। और फिर वही टकराव होता है, प्रशासन अतिक्रमण हटाने आता है। लेकिन इन सब के बीच हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही है? लेख में ये भी बताया गया है कि कैसे दिल्ली जैसे शहर के मास्टर प्लान का लगातार उल्लंघन होता है। ये हमारी प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। शहरी शासन व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। मतलब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे मेयर या पार्षद, उनकी कोई नहीं सुनता। असल में उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है और नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट्स शहर चलाने लगते हैं, जैसा कि नई दिल्ली में हम देख सकते हैं। सत्ताधारी वर्ग ने मान लिया है कि स्थानीय लोकतंत्र शायद काम का नहीं है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। शहरों को अगर टैलेंट रोकना है तो सिर्फ चमचमाते मॉल काफी नहीं है। बिल्कुल, स्वच्छ हवा और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सबसे पहले चाहिए। सही बात है। खैर, शहरों के इस प्रशासन और सिस्टम की विफलता से निकलकर अब हम चर्चा को वापस राजनीति की ओर ले चलते हैं, लेकिन इस बार केंद्र में भारत का एक बड़ा विवाद होगा। और यहाँ फिर से याद दिला दें कि हम निष्पक्षता का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम सिर्फ घटना और उसके संवैधानिक पहलुओं पर बात करेंगे। एकदम सही। तो विवाद पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। लाइव हिंदुस्तान के एक संपादकीय में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। बात 9 मार्च 2026 की है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के बागडोगरा पहुंची थीं। मौका था 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का। हाँ, लेकिन वहां पहुंचने पर व्यवस्थाओं को देखकर राष्ट्रपति ने खुले तौर पर अपनी निराशा व्यक्त की। इसके बाद ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। और उनका स्पष्टीकरण तकनीकी रूप से काफी दिलचस्प था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक प्राइवेट संस्था का कार्यक्रम था। राज्य सरकार ने पहले ही निरीक्षण करके राष्ट्रपति सचिवालय को अपर्याप्त तैयारियों की पूर्व सूचना दे दी थी, पत्र और फोन के जरिए। हाँ, और उनका सबसे बड़ा तर्क यह था कि चूंकि वो खुद उस मंच पर मौजूद नहीं थीं, इसलिए हेलीपैड पर उनका न होना
प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं है और यहीं से एक अहम सवाल खड़ा होता है। स्रोत में दिए गए संपादकीय ने इसी बात पर जोर दिया है कि तकनीकी नियम और संवैधानिक शिष्टाचार अलग-अलग बातें हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वो राजनीति और किसी भी सरकार से ऊपर होता है। तो सवाल ये उठाया गया है कि क्या यह शिष्टाचार का तकाजा नहीं था कि ममता मंत्रिमंडल के 50 से अधिक मंत्रियों में से किसी एक को अगवानी के लिए भेजा जाता? भले ही मुख्यमंत्री का जाना अनिवार्य न हो, लेकिन एक मंत्री तो जा ही सकता था। हाँ, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक घमासान शुरू हुआ वो मूल मुद्दे से भटक गया। बिल्कुल। भाजपा ने इसे तुरंत लपक लिया और इसे राष्ट्रपति और आदिवासियों के अपमान का मुद्दा बना दिया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सर्वोच्च पद का इस्तेमाल बंगाल को बदनाम करने के लिए कर रही है। पार्टियों के लिए ये बहुत अहम चुनाव है। तृणमूल के लिए यह करो या मरो की स्थिति है, और भाजपा के लिए पूर्वी भारत में अपने प्रभाव को साबित करने के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल और कड़वाहट में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, संवैधानिक पदों की गरिमा का। बिल्कुल। जब राष्ट्रपति, न्यायाधीशों या सैन्य अधिकारियों जैसे संवैधानिक पदों को राजनीतिक कीचड़ में घसीटा जाने लगता है तो यह लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता का विषय बन जाता है। आम जनता का इन संस्थाओं पर से भरोसा उठने लगता है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा में हमने काफी अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए परिदृश्यों पर बात की। हाँ, और इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी साफ होती है। क्या मतलब है, चाहे वो नेपाल में युवाओं का व्यवस्था के खिलाफ मतदान हो, हमारे भारतीय शहरों के बुनियादी ढांचे का चरमराना हो, या फिर बंगाल की चुनावी गड़वाहट में संवैधानिक गरिमा का कम होना हो। ये सब सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे संस्थान और हमारी लीडरशिप कैसे काम कर रही हैं। बिल्कुल। जब तक संस्थाएं पारदर्शी नहीं होंगी और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। ये जानकारी निश्चित रूप से सोचने के नजरिए को व्यापक बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार। जरा सोचिए, नेपाल के युवाओं ने पारंपरिक राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए डिजिटल माध्यमों और जमीनी गोलबंदी का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही प्रभावशाली था। हाँ, तो क्या भविष्य में भारतीय शहरों के खस्ता हाल बुनियादी ढांचे और दम तोड़ती प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए वैसी ही कोई गैर पारंपरिक युवा नेतृत्व वाली क्रांति देखने को मिल सकती है? ये सच में सोचने वाली बात है। एक ऐसी नागरिक क्रांति जो पुरानी राजनीति और प्रशासन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दे। इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चीज़ों को गहराई से समझते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे भी यूं ही सीखते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।